अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमने ईवीएम से ही इलेक्शन करवाना है। विफाक से मंजूरी के बाद अब सूबा पंजाब जो है उसकी जानिब से भी इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि अगला इलेक्शन ईवीएम पर ही हो। कल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कह दिया गया था कि लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम की जाएंगी और जो बल्दियाती इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, जिसका अभी बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये इशारा दिया गया था कि मार्च या अप्रैल में 2022 में ये इंतखाबात होंगे और ये ईवीएम पर ही करवाए जाएंगे। वक्त बहुत कम है, किस तरह से सब कुछ मैनेज होगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि हम हर रोज़ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इतने कम वक्त में ईवीएम की प्रोक्योरमेंट करना, लोगों को ट्रेन करना और जो शहरी हैं उनको बताना कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, इन पर सवाल उठता है कि ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट किस तरह से मिलकर करेगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के तो इख्तलाफात हैं ही इस पर, लेकिन अब जो इत्तेहादी हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से भी ये कह दिया गया है कि वो नहीं मानेंगे, उनको एतराज़ात हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और हुकूमत ने मना लिया इत्तेहादियों को। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं उनको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और बताएं कि उनको इख्तलाफात क्या थे। इसके साथ हमारा अगला टॉपिक होगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। उनका कहना है कि ये हुकूमत जो है इनका तर्ज अमल आमिराना और फाशिस्ट है। अहम मामलात जो होते हैं ये पार्लियामान में लेकर नहीं आते, उन पर बहस नहीं करवाई जाती। तो इसकी वजह क्या है और क्या यही लाहमल इख्तियार करने जाएगी मुत्तहिदा अपोजिशन, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अमजद अली खान नियाजी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना तनवीर हुसैन साहब, MNA मुस्लिम लीग नून के, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल दैट, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मईशत है, ये हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है मईशत की, उसकी वजह क्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन कर लिया वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने। उनसे जानते हैं कि बेसिकली जो इख्तलाफात थे वो थे क्या। बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और आपको मना लिया है पंजाब हुकूमत ने। जी, हमें भी यही इत्तला मिली है कि जो हमारे मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी की है और उन्होंने एग्री किया है कि नहीं, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। और लेकिन अभी तक हमारे पास ड्राफ्ट नहीं पहुंचा। वो ड्राफ्ट पहुंचेगा तो फिर हमारी टीम बैठकर उसको स्टडी करेगी और फिर देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। आपका सर था क्या, मुतालबात क्या थे या एतराज़ात क्या थे? हमारा मुतालबात तो इतने खास नहीं थे, लेकिन दो इशू थे जो बहुत ज्यादा वो अभाम पैदा कर रहे थे। मसलन हम ये फील कर रहे थे कि रूरल पॉपुलेशन जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है पूरे पंजाब में। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा क्लियर कट फैसला हुआ था कि जो 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर सिटी गवर्नमेंट बनेगी और 2 और कैन यू हियर मी? जी जी सर जी। तो उसके बाद जब हम उठे तो दोबारा पता चला तो उसकी शक्ल ही तब्दील हुई थी। फिर कल मीटिंग हुई तो हमने उस पर ये अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। उसमें डेडलॉक पैदा हो गया, कहा गया कि जी इस तरह नहीं। हमने भी कहा जी कि हम इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें अर्बन पॉपुलेशन को फैसिलिटीज देनी चाहिए, वी आर फॉर इट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर करें। तो वो सारे मामला जो थे, जो हम चाहते थे, जो डिजाइन हम चाहते थे, वो दिया था। और अभी इत्तला मिली है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे एग्री कर ली है और वो जैसे ही वो ड्राफ्ट हम तक आएगा उसको हम पब्लिक कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अमजद अली खान नियाजी साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ही कम वक्त रह गया है, अगर मार्च अप्रैल में ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अभी चीमा साहब ने कह दिया कि जो उनके इख्तलाफात थे या मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम जो है वो अभी भी है कि इतने कम वक्त में किस तरह से EVM पर पॉसिबल हो पाएगा इलेक्शन करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं एक बात की थोड़ी वजाहत कर दूं। जिस तरह चीमा साहब ने आपसे बात की, असल में इख्तलाफ नहीं होते, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। वो भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ लीग भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि इत्तेहादी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका एक अपना नुक्ता नज़र होता है। तो इस नुक्ता नज़र के दरमियान जो है आप इसको ये कहना कि जी इख्तलाफ हो गए, नहीं, इख्तलाफ नहीं होते, बल्कि ओपिनियन होती है। तो ओपिनियन को इख्तलाफ का नाम देना मुनासिब नहीं है। दूसरा, आपका ये कहना कि इलेक्शन कमीशन चूँकि अभी कवानीन पास हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो यकीनन इसके लिए वार फुटिंग पे इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह जो वसाइल होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुहैया किए जाएंगे। तभी पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें ईवीएम को डाला है, तो यकीनन सोच समझ के ही डाला होगा। और दूसरा, जो मैनुअल है, मैनुअल में ज़्यादा प्रॉब्लम है बजाय इसके, क्योंकि ये इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिस पे आप कह सकें कि कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। ये बड़ी सिंपल है और इसको मेरे ख्याल में, और ये एक सिंपल जो है जिससे हमें पूरी अल्लाह ताला से जो है उम्मीद है कि हम जो एक साफ और शफाफ जो है इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा अमजद साहब, आपने कहा ना कि इख्तिलाफ नहीं होता, लेकिन जो खबर आई थी ना वो ये कि जो काबीना से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो है वो उठकर चले गए थे। ये मुसव्विदा जब वहां पर पेश किया गया और उन्होंने कहा कि हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो इस तरह से जब कोई इतनी अहम मीटिंग को छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब यही लिया जाता है ना कि वो नाराज होकर चला गया है। आयशा, कोई हमारी इत्तेहादी जमात है, नाराज नहीं होते। मैंने पहले भी कहा कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो उसको आप इख्तलाफ का नाम देना मुनासिब नहीं। वो क्या कहते हैं ना, चाय की प्याली में तूफान उठा देना किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं है। तो पॉलिटिकल, वो भी पॉलिटिकल जमात है, हम भी पॉलिटिकल जमात है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, हम अपनी सोच के साथ चल रहे हैं। तो बाज़-औक़ात जो है वो सोच मिल जाती है, बाज़-औक़ात नहीं भी मिलती, तो बैठ के फिर रिजॉल्व हो जाता है। तो खुद जैसे चीमा साहब ने, और अच्छी बात है कि रिजॉल्व हो भी गया है, अभी जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे। ठीक है अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। राना तनवीर हुसैन साहब, पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अब ईवीएम के जरिए ही होने जा रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? अब तो विफाक की जानिब से भी कह दिया गया है कि अब तो जो इंतखाब होगा वो ईवीएम पर होगा, चाहे इलेक्शन कमीशन इस पर एतराज़ करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अब इसके ऊपर कमेटी बना दी और इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन आशा, पहले तो इनके अपने इत्तेहादी जो भी बात कर रहे थे अमजद खान साहब, मैं समझता हूँ कि उस पर मुझे नहीं समझ इख्तलाफ किसको कहते हैं। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वही इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ जरा उर्दू का लफ्ज है, ओपिनियन इन्होंने अपनी अपनी कर दी, वो इंग्लिश का लफ्ज है नहीं हो। जहाँ तक ईवीएम का तल्लक है वो तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें टेक्निकल उस पर इतराज़ात हैं, टेक्निकल साइड पे, कि ये वर्केबल नहीं है एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी मुल्कों ने इसको देखा है, आजमाया है। फिर इलेक्शन कमीशन के डेलीगेशन में भी ये सारी स्टडी की है, बाहर जाके जहाँ इस्तेमाल हुई है 4-5 एट रैंडम 4-5 मुल्कों में, अमेरिका में, इंडिया में। और अब कंवर दिलशाद साहब का अगर आप टीवी पे सुने तो उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं खुद गया हुआ था इंडिया में और वहाँ क्या क्या बातें हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने क्या बात की और किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। दूसरी रही बात कि इलेक्शन कमीशन की, मैं समझता हूँ जहाँ टेक्निकल इश्यूज हैं मशीन के साथ, वहाँ पे डेफिनेटली इनको जो प्रैक्टिकल या फिजिकल लॉन्च करना, तो वो कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरे किसी भी सूबे में या पाकिस्तान में इसको आप वो इंस्टॉल कर सकें और उसके जरिए इलेक्शन करा सकें। अभी ये अमजद खान साहब कह रहे थे कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा होगा कि हम करा सकेंगे, तो किया। वो तो बेचारे, उनको तो अपना ज़हन ही नहीं है। वो तो इस्लामाबाद में जो होता है वो उसी तरह वो जेर जबर और उसमें नहीं डाल सकते, स्वाय ऊपर से आता ये कर दे। तो क्योंकि ईवीएम में इनके सवार हुई है जहन पे इनके लीडर के, लिहाजा पंजाब वाला तो खैर बिल्कुल ही मास्टर वॉइस है, उसमें डाल दिया। तो अभी ये कौन सी दूर की बात है? ये अगर वाकई मार्च अप्रैल में कराना चाहते हैं इलेक्शन, जो कि आई डाउट इनकी जरूरत ही नहीं है कोई एक किस्म का इलेक्शन कराए। मैं आपको बता रहा हूँ
ठीक है क्योंकि अहमद ये साहब स्वीप हो अहमद साहब भी जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है अगर हुकूमत अपना पूरा जोर लगाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उनके साथ मिलकर इस सिलसिले में काम करे। तो अहमद साहब, आपको लगता है कि ईवीएम पर ये बल्दियाती इंतखाब कराना पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, अगर ये बल्दियाती इंतखाबात टाइम टेबल के मुताबिक कराना चाहते हैं, यानी को मार्च के करीब, तो फिर तो मुझे मुश्किल लगता है कि ईवीएम इस्तेमाल हो सकेगा। ईवीएम का इस्तेमाल तो 2023 में होने वाले आम इंतखाबात में भी कुछ मशकूक लगता है। सही, ठीक है। अच्छा, लगते हैं ऑपोजिशन जमातें जो है अहमद साहब, वो ये कहती हैं कि और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर ईवीएम इस्तेमाल हुई, लेकिन बहुत साल इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जो इस तरह की ईवीएम बना ले जिसे हैक ना किया जा सके? इसके ऊपर भी वैसे सवाल उठते हैं कि क्योंकि उसके ऊपर उसके साथ इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो उसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हमारे पास इतनी साइबर सिक्योरिटी मौजूद है कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जा सके ईवीएम के थ्रू? देखिए, ये चूंकि पहली बार पाकिस्तान में हो रहा होगा तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। दूसरे मुल्कों का तजुर्बा ये है कि वहाँ हैक हुए हैं और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के भी क्वेश्चंस पैदा हुए हैं। अमजद साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूँगी। तो सर, अब जितने भी इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं, माहिरीन हैं, ऑपोजिशन जमातें चले, आप उनको तो कहते हैं ना कि ये सियासत की वजह से सियासी बयानबाजी करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। लेकिन जो कल हमने बात की कंवर दिलशाद साहब से, उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप अहमद साहब की भी बात सुन रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि ये वाले बल्दियाती इंतखाबात या जो अगले जनरल इलेक्शन होने हैं वो भी हो सके। फिर इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है हुकूमत कि कह रही है कि ये वाले बल्दियाती इंतखाबात, जितने ज़मीनी इंतखाबात होंगे या जनरल इलेक्शन, सब ईवीएम पर होंगे? दुनिया में कोई भी चीज आयशा नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और आपका ये कहना कि इसको हैक किया जा सकता है, जो मेरे अपने दोस्त जो उन्होंने कहा, इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिसके जरिए आप सोचें कि इसको कोई हैक करे और बाहर से कोई इसको ऑपरेट करना चाहे। ये वो सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, जिसमें बहुत सारी, आपने शायद इसका देखा हो, इसके डेमो को देखा हो, तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी है। और जो मैनुअल है उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको वोट को तलाश करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ये तो बहुत सिंपल है और मैं समझता हूं कि इसके इस्तेमाल से जो 2 नंबरी है और जो वो लोग जो मरे हुए होते हैं और उनका वोट कोई जो इलेक्शन के दिनों में वो जिंदा कर दिए जाते हैं और वो आके डाल भी जाते हैं, पता नहीं फरिश्ते डालते हैं या वो खुद डालते हैं, अल्लाह ताला उनकी जगह जो लोग काम कर रहे होते हैं, 2 नंबरी कर रहे होते हैं, तो उससे भी कौम को एक छुटकारा मिलेगा। देखिए, 72 आपकी जो 74 साल की जो पार्लिमानी तारीख है, उसमें आप सभी एक रोना रोते आ रहे हैं कि जी हर इलेक्शन जो है वो उसको मुतनाज़ा कहा जाता है, धांधली ज़्यादा कहा जाता है सिर्फ एक आध इलेक्शन के अलावा। तो फिर क्यों ना हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाएं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी हो और लोगों का एतमाद भी हो और बाहर की दुनिया को भी हम बता सके कि लेकिन जिन्होंने इंतखाब लड़ना है ना अमजद साहब, उन्हीं का एतमाद नहीं है ना, सियासी जमातों का ही एतमाद नहीं है। बहरहाल हम अमजद साहब की तरफ दोबारा बढ़ते हैं, वो उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। अहमद साहब, आप बात कर रहे थे ईवीएम से मुताल्लिक कि दुनिया भर में हमने प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, उसके ऊपर सवालात भी उठते हैं, तो पाकिस्तान में ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान में इसमें थोड़े से अभी चूंकि सिस्टम टेस्ट होगा तो फिर मुश्किलात का पूरी तरह से अंदाजा होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इसको अगर आप एक ही किस्त में पूरे मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो तकरीबन 9 लाख मशीनों को प्रोक्योर करके, तो फिर वो बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जिन मुल्कों ने इंट्रोड्यूस किया है इतनी बड़ी तादाद में, वहां पे ये ग्रेजुअली किया गया है, यानी कुछ हिस्से में करके आप इसको टेस्ट करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं किसी एक सूबाई असेंबली के इलेक्शन में। मसलन इंडिया में सबको मालूम
मालूम है कि 22 साल में हुआ ये ग्रेजुअली। बिल्कुल, हमें 22 साल नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल फिर भी वक्त चाहिए होगा। मेरे ख्याल में शायद अगले इलेक्शन 2028 तक हम इस काबिल हो जाएं, अगर इसको हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते चले जाएं। लेकिन एक ही किस्त के अंदर इसको 2023 से पहले 20 महीने के अंदर करना, ये बहुत ही रिस्की भी होगा और प्रैक्टिकली मुझे ये मुमकिन भी नहीं नजर आ रहा। बाकी इसका फाइनल फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, उन्होंने ये सारा प्रोसीजर और टाइमलाइन बनानी है। देखिए ना, आप बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आप इसकी अभी स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज नहीं हुई, वो फाइनलाइज होंगी तो फिर टेंडर फ्लोट किया जाएगा। फिर टेंडर के लिए टाइम देंगे आप 2-3 महीने के, उनको टेंडर आ जाए, फिर टेंडर रिसीव होंगे तो आप उन्हें स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर आप एक टेंडर को मुंतखब कर लेंगे तो फिर उसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे कि अब आप बनाइए ईवीएम्स। तो वो बना बनाया मौजूद नहीं होता, ये ऑर्डर पे बनता है। तो अब 9 लाख इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम्स बनेंगे तो फिर उसके बाद वो आएंगे तो फिर कैसे यकीन होगा कि ये काम ठीक कर रहे हैं, उनको टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, ये 20 महीने का टाइम मेरे ख्याल में तो काफी नहीं है, काफी नहीं है। अहमद साहब, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें इस टॉपिक से मुतालिक, उसके बाद मैंने जो है बढ़ना है राना तनवीर साहब की जानिब। एक ऐसा निज़ाम जिसमें बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका इत्तेफाक ही नहीं है, ये ईवीएम की मैं बात कर रही हूँ, और इसी ने अगली गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करना है, बनाना है। फ्यूचर में अगर इसी का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है तो आपको लगता है कि अगर इसके थ्रू इलेक्शन हो जाता है, चाहे चलें किसी भी तरह हो जाता है, हुकूमत कामयाब हो जाती है, सारे काम कर लेती है, प्रोक्योरमेंट भी हो जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, लोग जो है उनको भी इस्तेमाल करनी आ जाती है ईवीएम, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़ है अगर ये ईवीएम पर होता है, तो आप एक बहरान खड़ा होता हुआ देख रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए कि हमारे जमहूरियत में तो कहते हैं कि इत्तफाक राय से ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात है, चूंकि इसमें रूल्स ऑफ द गेम तय कर रहे होते हैं आप, तो उसमें जिस गेम के सारे पार्टिसिपेंट हैं, जब उनका इत्तफाक राय ना हो तो फिर क्या फायदा होगा ऐसे इस्लाहात का। और ये तो हमारे वजीर आजम खुद कह चुके हैं जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ईवीएम का कॉन्सेप्ट, कि हम ये चाहते हैं कि इंतखाबी नतायज पे सबका इत्तफाक राय हो। हम ये नहीं चाहते कि कल को फिर नतायज आए तो हारने वाला उसे मानने से इनकार कर दे। तो इसलिए वो अब अगर वो ये चाहते हैं तो फिर ईवीएम के जरिए तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा जब तक ईवीएम के लिए आप इत्तफाक राय हासिल नहीं करते। अभी आप देखिए कि जो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो वोटिंग हुई है उससे बहुत नैरो वोटिंग थी, 203 वर्सेस 221, तो 18 वोटों का सिर्फ फर्क था। तो 18 वोटों के फर्क का मतलब यह है कि तकरीबन इवनली डिवाइडेड है। इस तरह के डिवाइडेड पार्लियामेंट और डिवाइडेड सोसाइटी में ये करने का मतलब इसमें बड़ा खर्चा है कि इसके नतीजे में एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी और इंतखाबी नतायज को नहीं मानेगी अपोजिशन। ठीक है अहमद साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा अपने अगले टॉपिक की जानिब। अब वक्त हमारे पास कम है, नियाजी साहब बात करना चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से कर लें। दो बातें जी 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 जल्दी से कर लें। पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा मुशर्रफ रजीम के अंदर बलदियाती हुकूमतें बनी थी और उसके अंदर 5-5 वोट जो है वो हर एक बंदे को डालने होते थे। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अब हर तकरीबन एक से दूसरे घर के अंदर एंड्रॉयड सेट मौजूद है। और तीसरा ये कहना कि पार्लियामेंट जो है अक्सरियत की बुनियाद पे उन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है, आर्टिकल 323, 324 अगर रेड विद 141 को पढ़े तो देखिए बिल्कुल साफ चीजें। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो अलग बात है। अब पार्लियामेंट ने अपना फैसला दे दिया है तो अब इसमें इफ एंड बट्स जो है वो नहीं लगाए जा सकते। अगर हमने आर्टिकल 65 के नीचे हलफ लिया है तो एज ए पार्लियामेंटेरियन राना साहब और मुझ पे ये बाउंड है कि हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। ठीक है राना तनवीर साहब, पार्लियामेंट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ था उसको बेस बनाकर अब एलामिया जारी किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि हम कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग का बॉयकॉट करते हैं। तो ये जो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन कौमी मफाद नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं पहले तो अमजद खान साहब बड़े समझदार, सियाने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं।
इन्होंने इस तरह मतलब इम्पोज करने की कोशिश की है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो बंद है। हम खुदा के लिए कोई अपनी इंटरप्रिटेशन का कोई, मैं अब क्या कह सकता हूँ। बाकी रही बात जो ये बात हुई है कि मैं उस ईवीएम पे बहुत जरूरी है कि मैं शुरू से ये कहता हूँ, यही मैंने आपसे बात करनी थी, अगर उस पर मैं ये टाइम मिलता उन्होंने कर दी है अहमद बिलाल साहब ने, कि जो एक ये इनकी स्पिरिट जो है प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं मशीन इसलिए ला रहा हूँ ताकि इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो। तो ये इलेक्शन जितने भी प्लेयर है उसमें, जितने स्टेक होल्डर है, इवन इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हिस्सा लेना है, और वो कहते हैं ये रूल ऑफ द गेम हमें नहीं मंजूर, तो वो मुतनाज़ा कैसे नहीं होंगे? वो तो मुतनाज़े हो गए ना, पहले ही ये हो गए। मैं समझता हूँ ये कोई और इनका एजेंडा है जिसको लेके चल रहे हैं, जो नहीं इनका वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी और दुनिया की ये मखलूक है पीटीआई वाले। मैं ये भी, मुझे जो 3 साल में मैंने इनका देखा है, ये पाकिस्तान में नहीं है ना, ये जमीन की कोई मखलूक है, ये तो किसी और दुनिया में है। अच्छा राना तनवीर साहब, आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की बात है आशा जी, देखिए बड़ी सीरियस बात, नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग होती है वो इस तरह नहीं होती कि भाई आप गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के वहाँ मिनिस्टर सारे रेलेवेंट, भाई फॉरेन मिनिस्टर को क्या ब्रीफिंग चाहिए मुझे बताएं, डिफेंस मिनिस्टर को क्या ब्रीफिंग चाहिए, आप सबको बिठा के वहाँ चीफ मिनिस्टर आपके जितने हैं आपकी पार्टी के वहाँ बिठा के, भाई ब्रीफिंग तो आपने हमें देनी है और उस शख्स में देनी है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। वो तो टच मी नॉट वाली बात बनी हुई है। वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी की अगर आप जो बात कर रही हैं कि इतना इशू है, इतनी सीरियस बात है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी सीरियस लिया? जब इंडिया ने अटैक किया था उस वक्त आपको याद होगा, जब अभी नंदन को भी पकड़ा था इन्होंने, उनके पायलट को, तो उस वक्त कौन सी सीरियसनेस दिखाई? 1 घंटा मीटिंग हमारी डिले हुई, वो सारे बैठे हुए थे, इसको मना रहे थे प्राइम मिनिस्टर को कि आप उस मीटिंग में आए, 1 घंटे के बाद भी नहीं आए, तो फिर सारे आर्मी, यानी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वजीर आजम नहीं आते इसलिए आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? नहीं, वजीर आजम क्यों नहीं आते? ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अफेयर्स। आप कहते वो नहीं आते तो हम बाइकआउट करते, क्यों ना? व्हाई नॉट? ही इज नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ सुपर पर्सन। वो आए क्यों नहीं आके हमें बताते कि ये इश्यूज हैं, ये मसले हैं, ये मामलात हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं। वो भी कभी एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वो पता नहीं जॉब सीकर उसको आगे कर देते हैं, ही इज अ जॉब सीकर जो आगे बिठाया हुआ है हमारे कि ये ब्रीफिंग देगा आपको, क्यों हम क्यों से ब्रीफिंग ले उसको मोईद, वो जिसका नाम है पता नहीं। ठीक है साथ ही रहिएगा जी, साथ ही रहिएगा। हमें एक ब्रेक लेनी है राना तनवीर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। अमजद साहब आप भी साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद बिलाल साहब से ये पूछेंगे कि क्या वाकई पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है जैसा कि ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने बात करनी है अहमद बिलाल महबूब साहब से। अहमद साहब, आप एक थिंक टैंक पिलडैट के सरबराह हैं जिसने पार्लियामेंट में कानून साजी, ट्रांसपेरेंसी से मुतालिक बहुत ज़्यादा काम किया है। सर, ये ऑपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाती है कि इस हुकूमत ने तो सिर्फ रबर स्टैम्प बना के रख दिया है पार्लियामेंट को, और जिस तरह से कानून साजी की जाती है हमेशा हम देखते हैं कि या तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है या फिर पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल मंजूर होता है तो उसके अंदर एक हंगामा हमें नज़र आता है और उसके बाद इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो जाती है। तो सर, ये तरीक़ाकार या ऑपोजिशन का इल्ज़ाम किस हद तक आपको ये ठीक लगता है? देखिए, जो ऑर्डिनेंस का मामला है उस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जारी कर दिए हैं। हम ये देखते हैं कि पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास ये रिकॉर्ड था जो 2008 से 2013 तक थी, उन्होंने बहुत ऑर्डिनेंस जारी किए थे, लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली इन्होंने एक्सीड कर लिया उसे भी, तो ये तो शिकायत वजह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ जहाँ थोड़ी सी ये ज्यादती होती है वहाँ अपोजिशन भी अपना होमवर्क बाज़ात नहीं करती। मिसाल के तौर से मैं आपको बताऊं कि पिछले 14 दिन से जब से ये पास हुआ है
17 नवंबर से ये 33 बिल पास हुए हैं जी। अभी तक उनका पूरा टेक्स्ट ही कौमी असम्बली की वेबसाइट पे नहीं है। तो हमारे जो इंतहाई मोहतरम मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, खा वो ट्रेजरी से हों या अपोजिशन के हों, एहतजाज नहीं किया उन्होंने कि इसका पूरा टेक्स्ट कहाँ है। काफी तब्दीली हुई है उस कानून में जो कौमी असम्बली से पास हुआ था और जो अब जॉइंट सेशन में हुआ है, उनके अंदर जो तब्दीली है वो जब तक आप टेक्स्ट में देखें आप नहीं देख सकते कि क्या हुआ है। तो 14 दिन लग गए पास हुए कानून को उसको जारी करने में। तो इस तरह की चीजें हैं जो अपोजिशन बाज़ पूरी तवज्जो के साथ नहीं उनके ऊपर विजिलेंस करती। लेकिन मैं समझता हूँ रबर स्टैंप ये बिल्कुल नहीं है। अभी आपने जॉइंट सेशन में देखा कि पूरी भरपूर स्ट्रेंथ के साथ हुकूमत के लोग भी आए हुए थे और भरपूर स्ट्रेंथ के साथ अपोजिशन के भी मौजूद थे। उन्होंने खूब मुकाबला किया। ये ठीक है कि वो फिर भी उन्होंने काउंटिंग में वो हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि काउंटिंग का तरीकेकार भी गलत है। इसके ऊपर भी अपोजिशन को तवज्जो दिलानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वो काउंटिंग का एक बोर्ड लगा हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, आज से कोई तकरीबन 20 साल पहले या 15 साल पहले वो लगा था, वो इस्तेमाल नहीं होता और वॉइस वोट के जरिए वोटिंग होती है, उससे बिल्कुल कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं चलता किसने हक में दिया किसने खिलाफ वोट दिया। तो मेरे ख्याल में हमारी पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ठीक है अमजद नियाजी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी और आपसे मैंने जानना है कि क्या वजह है कि इस तरह से ऑपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट किया गया है और अब हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन मैं राना तनवीर साहब जो हैं उनसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगी। राना तनवीर साहब, इससे पहले हम ईवीएम की बात कर रहे थे, तो ईवीएम पर आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम जाएंगे इसको अदालत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो वो सिर्फ बयान था? क्योंकि अभी तक चैलेंज तो किसी ने नहीं किया है ऑपोजिशन में से। नहीं, देखिए मैं ये तो फैसला नहीं हुआ था, पार्टी में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था, इस पे डिस्कशन हुई थी, लेकिन इस पे अभी भी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऐसे फोरम हैं जो वकला के हैं, जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वालों ने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे अदालत में, और भी उसमें कुछ जो बार के लोग हैं मुख्तलिफ जो उनकी बार एसोसिएशन हैं वो उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। लेकिन लेटर ऑन हम देखेंगे क्या हमें भी जाना चाहिए इस पे या नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा ये फैसला वेट एंड सी की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करें। ठीक है अमजद साहब, ऑपोजिशन नहीं आती अगर इन कैमरा ब्रीफिंग में ये कौमी सलामती कमेटी की, तो फिर क्या हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप लिया जाएगा, कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा कि ऑपोजिशन के पास जाएं, उनसे बातचीत की जाए? आयशा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाती। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक अहम इशू है और जी पॉलिटिकल इसके ऊपर जो है ना सियासत करना मैं समझता हूँ किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज फिर क्या हम नजरिया ज़रूरत की तरफ देख रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सावरन है, तो उसके अंदर होने वाली कानून साजी जो है, देखिए आला अदलिया जो है हमारे लिए मोहतरम है, उसके ऊपर हमारा एतमाद भी है और हमारा एतमाद रहना भी चाहिए। लेकिन आला अदालतें जो हैं वो कानून और की तशरीह तो कर सकते हैं, उनके अंदर कवानीन को चेंज नहीं कर सकते, इवन डाट और कामा भी नहीं वो बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। एक मतलब हर चीज है, रियासत के अंदर जो है कुछ चीजें जो है वो तय कर दी गई हैं। अभी मैं अपने मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट, मेरे लिए बहुत मोहतरम है राना तनवीर साहब, मेरा एक सवाल है कि क्या बहैसियत पार्लियामेंट रुकने पार्लियामेंट आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून साजी को नल एंड वाइड कर सकती है, जो अगर वो रूल और कानून और कायदे के मुताबिक हुई हो, क्या वो उसको उसके अंदर तरामीम कर सकती है? नहीं, अहमद सूफी साहब भी बैठे हैं, बिलाल साहब,
तो मैं बहसीत मैंने कहा रुकने कौमी असम्बली मैं ये हक रखता हूं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कोई भी कानून साजी है, अगर वो पार्लियामेंट ने पास कर दी है तो यकीनन उसको डिफेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना मेरे फराइज मनसिबी में ये शामिल है। ठीक है अमजद साहब, ये कौमी सलामती वाला मामला जो है, ऑपोजिशन का शुरू से ये एतराज है कि इसके अंदर वजीर आजम क्यों नहीं आते। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है यानी ऑपोजिशन से कि सीरियसनेस दिखाएं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो उनका ये सवाल बजा नहीं है कि वजीर आजम को भी सीरियसनेस दिखानी चाहिए और इन मीटिंग्स में आना चाहिए, वो क्यों नहीं आते? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद चाहते थे, लेकिन राना तनवीर साहब को मालूम है कि अपोजिशन लीडर ही ने एतराज किया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते हैं तो हम जो है वो बाईकाट की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा दिल किया और इनके लिए जो है इनको कहा जितने भी मोतबर इदारे थे राना तनवीर साहब, हमारी पॉलिटिकल अमजद साहब तो लीडरशिप थी, ऑपोजिशन लीडर ने एतराज किया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो फिर हम बॉयकॉट करेंगे। ये पता नहीं कोई नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताऊं, अमजद साहब बड़े मोहतरम है, मैं तो बड़ा इनको समझता हूँ कि एक बैलेंस्ड और मैच्योर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन मैं पहले तो उसका जवाब दूं जो इन्होंने कानून साजी की बात की है। कोई ऐसा कानून जो इन के साथ मुतसादम हो, वो कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है वो उनको जज कर सकती है उस पे कि क्या ये इन के मुताबिक है। ये तो नहीं हो सकता कि ये मनमानी जो मर्जी करते रहे, सुबह को दिन को कहते ये रात है तो कोई मान लेगा। तो ये इस किस्म की बातें ना सुनाए टीवी पे अजीब किस्म की कि जी इन का सब पाबंद हैं, क्या बात है, जितने आप पाबंद हैं हमें पता है, बहुत कुछ पता है, जितनी इनकी पासदारी और कानून की पासदारी पीटीआई वाले कर रहे हैं वो तो सबको सारी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को पता है। दजियां बखेर दी हैं आपने, पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बना दिया है, उसको अंडरमाइन कर दिया है। उसके जिस तरह इजलास होते हैं, जिस तरह कानून साजी होती है, वहाँ पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ तो 2 मिनट में कोई पता नहीं जो 33 एंड 31 पास किए हैं लॉज, वो आपको देखे, इनको तो खुद नहीं पता था कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा राना तनवीर साहब, ये बता दीजिए, कह रहा हूँ कि इनको जो पेश कर रहा था इनका वो लीगल एडवाइजर है कौन है लॉ का, उसको नहीं पता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अच्छा राना तनवीर साहब, ये बता दीजिए कि पीडीएम एहतजाज करने जा रही है। सर वक्त हमारे पास बड़ा कम है, हमने अगले अपने टॉपिक की जानिब भी जाना है जी। कि वहाँ पे लीगल एडवाइजर को वो पेश कर रहे थे पीछे कागज और सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के ये अब जो होता है इस दिन कर लो, वो पकड़ा रहे थे और पढ़े जा रहे थे। इन्होंने बहुत बड़ी चीजें करेक्शन की हैं, इनको पता ही नहीं है यार। अमजद साहब आप सिर्फ टीवी पे आके डिफेंड कर रहे हैं, आपको अंदर से पता है, आपके दिल दिमाग को पता है। तो सर आप ये सब कुछ देख रहे थे, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने ये मामला, ये जिस तरह से कानून साजी हुई है, अवाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते ही है ना, ये अवाम को क्यों नहीं समझाया कि इस तरह से ये कानून साजी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? अवाम को समझाया भी है, अवाम को पता भी है। आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो अवाम में देखा तमाशा, अवाम को पता है और अवाम को समझा भी दिया हमने। लेकिन कामयाब तो फिर भी हो गए ना कानून साजी करने में। कामयाब देखे ना, कामयाबी वहां पे जिस तरह इन्होंने की है, जिस तरह बंदे इकट्ठे किए हैं, जिस तरह देखे वो कानून साजी जो इतनी सेंसिटिव हो, इस तरह की जाती है कि सेनेट में मेजोरिटी नहीं है तो आपने जॉइंट सिटिंग करके, ठीक है कि एक प्रोविजन है कि आप जॉइंट मुश्तरका इजलास में कर सकते हैं, लेकिन वो लेजिस्लेशन जो बहुत सेंसिटिव हो उस पे कुल्ली तौर पे मैं समझता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये इलेक्शन लॉज की बात करते हैं ईवीएम की जी जी। हमारे दौर पे पूछ लें हमसे साहब से कि जब हमने उस पे रिफॉर्म्स लॉ अमेंड किया, उसमें लाए इम्प्रूव किया ये इलेक्शन लॉज, तो कमेटी बनी जिसमें इनके आरिफ अलवी साहब, असद उमर साहब और इनके सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल हमें याद है, कंसेंसस कायम किया गया था और उसके बाद इस्तात लाई गई थी। राना तनवीर साहब हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हमें एक ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमने मुल्की मईशत के ऊपर बात करनी है। आज स्टॉक एक्सचेंज में क्या कुछ होता रहा और इसके साथ साथ डॉलर का रेट जो है वो कहाँ पर चला गया है, इस पर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरूख सलीम एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हम आज जो स्टॉक एक्सचेंज में होता रहा है इसकी वजह क्या थी, कैसे ये सब कुछ होता रहा, कैसे 100 इंडेक्स जो है वो 2000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे कैसे चला गया कारोबार के ख़त्म पर, ये हम समझने की जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक्सपर्ट को बुला के ज़रा आसान अल्फाज में उनसे समझते हैं, क्योंकि मुझ समेत जितनी भी आवाम देख रही है उनको समझ नहीं आई कि आज हुआ क्या है और मुल्क की मईशत जो है वो क्या करने जा रही है। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं कि ये आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ क्या है, साल की सबसे बड़ी मंदी इसको कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात आती हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर दो किस्म की ताकतें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। एक हम कहते हैं कि बुनियादी माशी हकाइक जो है, अभी कल रात को और उससे एक दिन पहले जो आपने देखा कि तीन बड़े माशी हकाइक ये हैं कि एक तो इन्फ्लेशन रेट का जो डेटा आया है, जो महंगाई का डेटा आया है, वो ये बता रहा है कि महंगाई 11.5% की है। अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें सारी ज़रूरी अशिया आती हैं, उनमें जो महंगाई आई है वो 18% है, और जो होलसेल के रेट के ऊपर महंगाई आई है वो हैरान कुन है, वो 27% है। तो जब वो महंगाई का रेट इतना ज़्यादा हाई होता है तो स्टॉक मार्केट दुनिया भर में देखी जाती है कि वो नीचे आ जाती है। फिर शरह सूद जब बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है तो उसके रिएक्शन में भी स्टॉक मार्केट जो है वो गिरती हैं। तो दूसरी ताकत आप वो समझ लीजिए। फिर जो तजारती खसारा सामने आया है वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। एक महीने में हमने 5 अरब डॉलर का खसारा कर डाला है कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो 8 बिलियन से तजावुज कर गई और एक्सपोर्ट्स जो है वो 3 बिलियन तक हैं। तो 5 बिलियन का जो खसारा है, तो ये तीनों ने मिल के जो असर किया है स्टॉक मार्केट पर, नेगेटिव किया है, उसका 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 नतीजा आपने देखा कि 2100 पॉइंट जो है वो मार्केट गिर गई। जिसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन 300 अरब से कोई 350 अरब रुपया, या इक्वलेंट आप समझ लीजिए कि 2 बिलियन डॉलर का आज एक ही दिन इन्वेस्टर्स को जो है वो नुकसान हुआ। अब दूसरी ताकत जो है वो सेंटिमेंट्स हम कहते हैं कि जज्बात हैं, हुकूमत के ऊपर एतबार, हुकूमत की माशी पॉलिसी के ऊपर एतबार और एतमाद, वो रिश्ता मुझे लग रहा है कि उसमें खलीज बढ़ता जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान जो कुछ आके कहते हैं और फिर अमलन ज़मीनी हकीकत उसके बरक निकलती है। बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रही थी कि हुकूमत तो ये क्रेडिट लेती है ना कि हमारी जो मौशी पॉलिसी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं और 2 से 3 महीने के अंदर जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी। आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी मौशी पॉलिसियाँ जो हैं, चलें अभी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका कोई फ़ायदा भी होगा आवाम को या नहीं? देखिए, पिछले अगर 40 महीनों में आप देखें, हुकूमती जो तर्जुमान आते हैं या हुकूमती जो दावे किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, वो या तो आधे सच होते हैं, आधा सच बताया जाता है, या वो पूरा का पूरा झूठ होता है जो बताया जाता है। अब आप सोचिए कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें वो 200 अरब डॉलर का बताया गया था कि लूटी हुई आमदन जो है वो वापस आएगी, 100 बिलियन डॉलर IMF को वापस कर दिया जाएगा, और उसके बाद 100 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 2019 में मुसलसल हमें ये बताया जाता रहा कि गर्दिशी कर्जा जांच जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल में कर लिए हैं। 2020 का पूरा साल गुजरा और हमें ये बताया जाता रहा कि हुकूमत ने खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। अगर 2021 में आप देखें तो शुरू में हमें बताया जाता रहा कि सारे के सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। फिर हमें बताया, जैसे आपने भी कहा, कि मई में वज़ीर आज़म साहब ने खुद से कहा, फिर जून में कहा गया कि महंगाई कंट्रोल में कर ली गई है, ऑलरेडी कर ली है। और फिर ये भी बताया जाता रहा कि बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं तो फिर वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि हम बजटरी खसारे और तजारती खसारे की तो उम्मूमन बात करते हैं। मैं समझता हूँ उससे जो एक बड़ा खसारा है वो एतबार और एतमाद का खसारा है। जब हुकूमती तर्जुमान कोई चीज़ बताते हैं और ऑन द ग्राउंड उसके एग्जैक्ट बरक्स हो जाती है। अभी आपने देखा कि हमें वजीर खजाना या मुशीर खजाना साहब ने कहा कि 10 रुपए जो रुपया है वो अंडर वैल्यूड है, कि सट्टाबाज ये। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो आपने देखा कि रुपया मजीद गिरना शुरू हो गया।
तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है हुकूमत और आम आवाम के दरमियान में, उसमें खलीज मैं समझता हूँ बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आलमी मार्केट में इससे पहले जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो कहा जाता था कि क्योंकि आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं कीमतें तो इसलिए हमें बढ़ाना तो लाजिम है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब कीमतें जो हैं वो नीचे की तरफ आई हैं, कोई $70 के करीब जो है कीमत आ चुकी है। उसके बावजूद हमें नज़र नहीं आ रहा कि पेट्रोल की कीमत कम होगी। आपको लगता है कि हुकूमत ऐसी कोई गुंजाइश निकाल सकती है कि पेट्रोल की कीमत क्योंकि आलमी मार्केट में कम हुई है तो आवाम को भी इसका रिलीफ मिल सके? जी, आपने दुरुस्त कहा, पर ये वाली बात न सिर्फ पीटीआई की हुकूमत बल्कि इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं उनके ऊपर भी इसी किस्म का कुछ बिहेवियर रखा हुआ है कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट तो हमें फौरन नजर आ जाता है, हमारी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और जब गिरती है तो फिर वो कोई बहाना बताया जाता है कि जी हमने तो 3 महीने पहले तेल खरीदा था, अब ये 3 महीने बाद आपको नजर आएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पिछले महीने जो $84-85 का बैरल बिक रहा था, अब वो $70-72 पे आ गया है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन ₹14 फी लीटर जो है उसकी कीमत कम हुई है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में कोई भी कीमत कम नहीं की गई, ना बढ़ाई गई ना कम की गई, लेकिन आलमी मंडियों में कीमत जो है वो गिरी। अच्छा, बाकी मुल्कों में डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि कीमतें कम की गई हैं, ये आलमी मार्केट में कम होने से इंडिया में कम की गई हैं कीमतें? जी बिल्कुल ठीक कह रही है, इंडिया में शायद $2 से ₹2.5 कम किया है उन्होंने कीमत, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने IMF से वादा कर रखा था कि वो ₹30 फी लीटर जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाएगी। ये वादा किया मार्च 24 को, जब हमारे वजीर खजाना साहब जो है वो डॉक्टर रफीक शेख साहब थे। फिर अप्रैल में नए वजीर खजाना आ गए और उन्होंने कहा कि जी मैं टैक्स को बढ़ाने वाला नहीं हूँ। फिर हमारा प्रोग्राम आपको पता है IMF का सस्पेंड हो गया, तो वो कोई 610 अरब रुपया हुकूमत ने IMF से वादा कर रखा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की मद में इकट्ठा किया जाएगा। तो अब जैसे ही कीमतें आलमी मंडियों में गिरती हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है कि अपना टैक्स का रेट बढ़ा देती है ताकि अपना जो वादा उन्होंने IMF से कर रखा है उसको किसी तरह पूरा कर पाए। उस वादे का ख्याल है, लेकिन एक और वादा जो आवाम से करती है जब बजट पेश किया जाता है कि इसके बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा। ये जब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि ये नया मिनी बजट ले आएंगे, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मिनी बजट जो है आ रहा है, जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई थी 300 साढ़े 300 अरब की, वो भी ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा नए टैक्स जो हैं वो भी आयद किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस नए मिनी बजट के बाद और IMF की शराइत के मुताबिक जो हम देख रहे हैं, महंगाई तो फिर मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कह रहे हैं हालांकि वज़ीर आज़म साहब के रिलीफ पैकेज आवाम के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जितने भी रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं क्या इम्पैक्ट उसके आम आवाम तक पहुंचते हुए नज़र आए हैं, या आगे उम्मीद है कि जो रिलीफ पैकेज दिया जाएगा उसके इम्पैक्ट आम आवाम तक पहुंचेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत शायद बहुत ही बुरी तरह फंस गई है। वो वाकई में चाहती है कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ प्रोवाइड करे। शायद इलेक्शन की तैयारियां भी सोच रही हैं उनके जहन में, उसकी प्रेपरेशन के लिए भी कोई रिलीफ दी जाए। लेकिन साथ ही IMF के बगैर भी गुजारा नजर नहीं आता, क्योंकि इस साल हुकूमत की जो कहलाती है ग्रोस फाइनेंशियल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसको तकरीबन $30 अरब इकट्ठे करने हैं अपनी मईशत चलाने के लिए अगले 12 महीनों के लिए। अब वो जब IMF का पैकेज बनती है तो फिर उसको रिलीफ देने की इजाज़त नहीं मिलती, फिर बिजली के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर पेट्रोल का, जैसे आपने मुशीर खजाना साहब ने आपको बताया कि ₹4 फी हर महीने बढ़ाया जाएगा। वो ₹4 का मतलब ये है कि तकरीबन $80 अरब का माहाना बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर। हम सालाना कोई 20 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं और अगर ₹4 माहाना बढ़ाया जाता है तो आपके और मेरे ऊपर आप समझिए कि $80 अरब का इजाफी बोझ आता है। इसी तरह बिजली की मद हुकूमत ने वादा कर रखा था IMF से कि वो तकरीबन $900 अरब इजाफी इकट्ठा करेगी बिजली के रेट बढ़ाकर। तो ये सारे वादे किए रखे हैं। अब मेरा खदशा ये है कि मिनी बजट आने के बाद जो फाइनेंस बिल, पहली तो बड़ी तकलीफ होगी कि वो हुकूमत जो है, IMF ने कहा है कि उसका बिल आपको पास करवाना होगा नेशनल असेंबली में, ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा। तो बिल पे पेश करने के लिए नेशनल असेंबली में जाना पड़ेगा, फिर सियासी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ऑपोजिशन क्या करती है। अगर वो बिल पास हो जाता है फिर शायद हुकूमत के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए मुझे लग रहा है कि और बहुत सारी बुरी खबरें अभी आने बाकी हैं।
डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी, IMF से जो जिन शराइत के ऊपर ये मुआहिदा हुआ है अब इस नई किस्त का, तो क्या ये निगोसिएशंस बेहतर तरीके से हो सकती थी? क्या IMF को राज़ी किया जा सकता था कि अपना मफाद भी रखा जाता और उनकी शराइत को बीच का रास्ता निकाला जाता? आज मैं सुन रही थी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को, वो ये कह रहे थे कि हम गए IMF के पास तो IMF ने सब कुछ हमसे लिखवा के अपने पास रख लिया है। तो क्या कोई बेहतर तरीका निगोसिएशंस का, मुज़ाकरात का निकाला जा सकता था? देखिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है, हमारी कण पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमको IMF के पास नहीं लेके जाता। हमें मजबूर नहीं किया जाता कि आप IMF के पास चले जाएं। हम IMF के पास जाते हैं अपने खसारों के नतीजे में। हम IMF के पास जाते हैं जब हमारा तिजारती खसारा बहुत बढ़ जाता है और हमारे पास डॉलर्स नहीं बचते हैं। हम अपनी कमजोरियों की वजह से, हम अपनी माशी पॉलिसीज की वजह से मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाएं। दूसरा नुकता यह है कि IMF को आप सिर्फ एक मालियाती इदारा ना समझें, वो एक सियासी इदारा भी है और उसके सियासी मालिकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं और वो सियासी गेम भी खेलता है उन मालिकान की के कहने के ऊपर। जो सबसे बड़ा सियासी स्टेक होल्डर है IMF का, वो अमेरिका खुद है और अमेरिका के कोई तकरीबन 8 लाख और 31,000 वोट हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर। अगर IMF के साथ, अगर अमेरिका के साथ हम वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर उससे तवक्को रखें कि IMF जो है वो हमारे ऊपर कोई हाथ हौला रखेगी, तो वो दोनों मुतजाद सी चीजें सामने आ जाती। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी आपने बात सुनी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जितने तज्जियाकार हैं मुआशी, वो यही कहते हैं कि अच्छी खबरें नहीं हैं, मुआशी तौर पर तगड़े जब तक नहीं होंगे तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।